1987 की दोपहर दिल्ली के बोट क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसमें भाषण देने वाले थे। रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके और राजीव पर हमलावर बीपी सिंह ने तय किया कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना चाहिए। चिलचिलाती धूप में सिर पर गमछा लपेटे, पसीने से तरबतर बीपी सिंह सबसे आगे की पंक्ति में जा बैठे। कुछ दिन पहले ही बीपी की मां का निधन हुआ था और उन्होंने सिर मंडवाया था। राजीव ने भाषण देना शुरू किया। आज हमें याद रखना है कि कैसे हमारे बीच से मीर जाफर उठे थे, जयचंद उठे थे भारत को बेचने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए। उनको हम करारा जवाब देंगे। वरिष्ठ पत्रकार देबाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिस्टर्बर हाउ बीपी सिंह सुक इंडिया में लिखते हैं कि जयचंद कथित रूप से बीपी सिंह के पूर्वज थे। राजीव का इशारा साफ था, बीपी अपमानित हुए, वो तत्काल रैली छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद ही बीपी सिंह ने मन बना लिया कि वो राजीव को पीएम पद से हटाकर ही दम लेंगे। 18 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन में हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बॉर्फस के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके जरिए इंडियन आर्मी को 155 की 400 हॉविट्जर तोप सप्लाई की जानी थी। इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि इस डील के लिए भारत के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को कंपनी ने रिश्वत दी थी। इससे पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री बीपी सिंह ने राजीव की सहमति के बिना एक दूसरे रक्षा सौदे में जांच शुरू करवा दी थी। देबाशीष मुखर्जी लिखते हैं, बीपी को जानकारी मिली थी कि HDW सबमरीन सौदे में गड़बड़ी हुई है। बीपी ने तत्कालीन रक्षा सचिव को बुलाकर इस डील की जांच करने को कहा। जब ये बात बाहर आई तो राजीव नाराज हुए। कांग्रेस के अंदर ही बीपी के खिलाफ बातें होने लगी और पार्टी के सांसद खुलकर उनका विरोध करने लगे। इसके चलते बीपी ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 4 दिन बाद बोफोर्स कांड का भी मुद्दा गर्म हो गया और बीपी मुखर होकर राजीव गांधी पर निशाना साधने लगे। इसके चलते उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और बीपी ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। 1978 में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हो गया। बीपी ने बोफोर्स कांड के दम पर 1979 का चुनाव लड़ा और हर नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया। बीपी ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि बीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में लेकर चलते थे। वो भाषण देते हुए कहते हैं कि मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा है। 3 नवंबर 1988 को पटना में एक चुनावी रैली में बीपी सिंह ने राजीव गांधी के स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज खोलने का दावा किया। इसके अगले दिन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता में लिखा, स्विस बैंक कॉरपोरेशन के इस खाते का नंबर 99921 PU है। इस खाते में बोफोर्स सौदे के कमीशन में मिले 3 करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्रोनर है। उस समय के लिए वो 8 करोड़ रुपए थे। ये खाता लोटस के नाम पर है। बीपी ने चुनौती दी कि लोटस और राजीव का अर्थ एक ही होता है। अगर यह बात गलत निकली तो वह संन्यास लेने को तैयार है। हालांकि 17 नवंबर 1978 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा गया, लेखक भवानी सेन गुप्ता फ्रॉम बोफोर्स टू बोफोर्टिस नामक आर्टिकल में लिखते हैं, 10 नवंबर 1988 को बीपी संसद में नई संसदीय कमेटी बनाकर बोफोर्स कांड की जांच कराने की मांग करते हैं, लेकिन राजीव गांधी के स्विस अकाउंट की जानकारी को लेकर एक भी शब्द नहीं बोलते क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इस दावे को साबित नहीं कर पाएंगे। 1979 के लोकसभा चुनाव में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गई। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। नेशनल फ्रंट में शामिल जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वाम मोर्चा को 52 सीट मिली। वहीं द्रमुक तेलुगु देशम को 9 सीटें मिली। इन सीटों को जोड़कर 279 सीट होता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 ज़्यादा था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफ़ी नहीं में लिखते हैं,
बीपी ने बोफोर्स के मुद्दे को देश की जनता के सामने ऐसे पेश किया कि बोफोर्स भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। इसका फायदा बीपी और नेशनल फ्रंट को एक 1979 लोकसभा चुनाव में हुआ। देश की जनता चाहती थी कि बीपी ही अगले पीएम बने। बहुमत मिलने के बाद भी 3 दिनों तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। 30 नवंबर 1979 को चंद्रशेखर अपने आवास 3 साउथ एवेन्यू लेन पर ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उड़ीसा भवन में भी एक बैठक चल रही थी। इसमें देवीलाल के सहारे बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की योजना बन रही थी। इसी बैठक में देवीलाल, अरुण नेहरू, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और उड़ीसा के बीजू पटनायक मौजूद थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं, बैठक में देवीलाल ने कहा कि बीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दी है और मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा। अगर बीपी को पीएम नहीं बनाया तो पार्टी टूट जाएगी। ये बात वहां मौजूद हर नेता को पता था। इसके बाद देवीलाल ने चंद्रशेखर को उड़ीसा भवन बुलाया। चंद्रशेखर ने कहा कि संसदीय बैठक में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन मैं खुद करूंगा। चंद्रशेखर के कड़े तेवरों को देख उनके सामने सबने हामी भर दी। चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में बीपी को पीएम बनाने की प्लानिंग की गई। अरुण नेहरू ने यह भी व्यवस्था बनाई कि ताऊ देवीलाल अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला से भी ना मिल पाए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जनता दल के उन नेताओं में से थे जो चंद्रशेखर का समर्थन करते थे। ऐसे में चौटाला अगर अपने पिता देवीलाल से कुछ कहते तो वो पुत्र मोह में आकर उसे करने के लिए तैयार हो जाते। 1 दिसंबर 1979 का दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीपी सिंह, देवीलाल, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। इसके अलावा खुद को प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार मानने वाले चंद्रशेखर भी बैठक में पहुंचे। चंद्रशेखर उस वक्त मलेरिया के बुखार में तप रहे थे। इस बैठक को आयोजित करने की जिम्मेदारी अफसर से नेता बने और चंद्रशेखर के करीबी यशवंत सिन्हा को सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी किताब रिलेंटलेस में इस वाक्य को लिखा है, जैसे ही संसदीय दल की बैठक शुरू हुई वैसे ही मधु दंडवते ने बीपी सिंह से प्रस्ताव रखने के लिए कहा। इस पर बीपी तेजी से खड़े हुए और हवा की रफ्तार से बोलने लगे। बीपी ने ताऊ देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा। इसके बाद हॉल में 2-4 तालियां ही बजी। ये खबर हॉल के बाहर कान लगाए खड़े पत्रकारों तक पहुंच गई और देश दुनिया में देवीलाल को भारत का प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। लेकिन ये खबर 10 मिनट भी ना टिक सकी। देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और माननीय बीपी सिंह का नाम सुझाव करता हूँ, क्योंकि देश बीपी को चाहता है। इसके बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अजीत सिंह ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया और दंडवते ने बीपी के निर्वाचन की घोषणा कर दी। इस पर चंद्रशेखर खड़े हुए और अपना शॉल संभालते हुए बैठक से जाने के लिए चलने लगे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी का कारवां में इस घटना के बारे में लिखा है। मुझे ये महसूस हुआ कि सरकार की शुरुआत ही बहुत कपटपूर्ण तरीके से हुई। यह बहुत निचले स्तर की राजनीति थी, जिसमें बीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने भावुक मसला बना दिया था। 2 दिसंबर 1979 विश्वनाथ प्रताप सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन ने बीपी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई, लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने बीपी के लिए पीएम पद छोड़ दिया था, वो अब उप प्रधानमंत्री के लिए अड़ गए थे। उनकी मांग बीपी ने पूरी की। सीमा मुस्तफ़ा बीपी की जीवनी द लोनली प्रॉफिट बीपी सिंह अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखती है, देवीलाल ने शपथ पत्र में लिखे मंत्री पद को न पढ़कर उप प्रधानमंत्री पढ़ा। इस पर वेंकटरमन ने उन्हें टोका, लेकिन देवीलाल पर कोई असर नहीं पड़ा।
दरअसल संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है। उप प्रधानमंत्री बनने वाले नेता के शपथ पत्र में मंत्री लिखा होता है। बीपी सिंह को पीएम बनाने की व्यूह रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को बड़े पदों का सुख मिला। अरुण को बीपी ने अपनी सरकार में शामिल किया और वाणिज्य मंत्री का पद दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को बीपी ने लंदन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया। इसके अलावा बीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। ऐसा कर बीपी ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की। बीपी चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्रालय में कार्यभार संभालते हैं, उसी दिन उनकी 23 साल की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो जाता। 8 दिसंबर 1979 को रुबैया हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती है, जिन्हें 5 अलगाववादी मिलकर अगवा कर लेते। ये अलगाववादी मांग करते हैं कि हमीद शेख, शेर खान, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा करें। इन मोस्ट वांटेड आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मेहनत कर गिरफ्तार किया था। एजेंसियों को इस काम पर लगाएंगे। इस पर बीपी ने सईद से कहा, हम सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम पर लगाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल अपनी किताब मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि लंबी बातचीत के बाद पीएम बीपी सिंह ने रुबैया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया, जो कि तब और अब भी चौंकाने वाला लगता है। इसके बाद 10 दिसंबर 1979 को 5 आतंकियों को रिहा कर दिया जाता और सईद की बेटी रुबैया वापस आ जाती। इस मसले पर बीपी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी निंदा की जाने लगी। संतोष भारतीय कहते हैं, बीपी सिंह ने यहाँ शुद्ध मानवीय भावनाएं दिखाई। इस घटना ने बीपी सिंह के प्रधानमंत्री करियर को लेकर साफ कर दिया कि उन पर दबाव डालकर कुछ भी करवाया जा सकता है। अगर बीपी इस समझौते के लिए हामी नहीं भरते तो उनकी छवि बेहतर होती। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह का परिवार ज्योतिष और हस्तरेखा पर काफ़ी विश्वास रखता था। बीपी के पिता और बड़े भाई ज्योतिष पर काफ़ी भरोसा जताते थे, यहाँ तक कि उनके पिता को ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया के लेखक देवाशीष लिखते हैं, बीपी का परिवार हर छोटे बड़े काम से पहले परिवार के ज्योतिषी से सलाह जरूर लेता था, लेकिन बीपी इससे कतराते थे। बीपी कहते थे कि ये जो भविष्यवाणी करते हैं अधिकतर गलत निकलती है। बीपी की पत्नी सीता कुमारी सिंह के हवाले से देवाशीष लिखते हैं, हमारे पारिवारिक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे पति कई ऊंचे पद तक पहुंचेंगे, लेकिन कहीं भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री बीपी सिंह एक खास तरह की फर वाली टोपी पहनते थे। इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई। वाणिज्य प्रेमियों का कहना था कि ये पश्मीना धागे से बनी है। दरअसल पश्मीना धागा हिमालय में पाई जाने वाली खास भेड़ों की खाल से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे जिन्ना टोपी के तौर पर देखते थे। पाकिस्तानी अभिजात वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली टोपी की पहचान भारत में जिन्ना टोपी के तौर पर बन गई। इसके जरिए बीपी उन भारतीय मुस्लिमों से इमोशनल कनेक्ट करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें और उनकी पार्टी को वोट दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ये टोपी बीपी सिंह की लकी चार्म थी। ऐसा उनके आध्यात्मिक गुरु ने करने को कहा था। बीपी सिंह मंडल और कमंडल की राजनीति में भी फंसे थे। जनता दल के ज़्यादातर नेता मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में थे। बीपी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देश में तहलका मचा दिया। दरअसल इसके जरिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल गया। इसके खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्र कई जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। देवाशीष मुखर्जी लिखते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 3 लोगों की अहम भूमिका थी। तत्कालीन कपड़ा मंत्री शरद यादव और समाज कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने सांसदों और मंत्रियों को इस मामले में लामबंद करने का काम किया, जबकि तब के समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव PS राधाकृष्णन ने इस मसले में उसकी तैयारी की। कुलदीप नैयर एक जिंदगी काफ़ी नहीं में लिखते, बीपी सिंह सर्वाधिक विवादास्पद राजनीतिज्ञों में शामिल थे। भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव भले ही समाज को बांटने वाला रहा हो,
लेकिन उनके कार्यकाल में ही मंडल आयोग की वो सिफारिश लागू हुई जिन्हें इंदिरा गांधी ने ताक पर रख दिया था। बीपी ने कुलदीप नायर से कहा था कि भले ही अपनी एक टांग गंवा दूं, लेकिन गोल करके ही रहूंगा। 25 सितंबर 1990 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। देश भर में 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर ये यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी और राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी। लेकिन मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे नेता इस यात्रा के विरोध में थे। वहीं बीपी ने आडवाणी को इसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम ने बयान दिया, अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा कहकर मुलायम ने आडवाणी को अयोध्या आने की चुनौती दी। कहा जाता है कि बीपी ने बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव से कहा, मुलायम तो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे, क्यों ना तुम ऐसा करो। लालू अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसेना में लिखते हैं, मैंने बीपी को 2 बार फोन कर आडवाणी को हिरासत में लेने की सहमति ली। 22 अक्टूबर 1990 को बीपी ने लालू से सारी तैयारियां सुनिश्चित करने और रात 2 बजे के बाद आडवाणी को हिरासत में लेने को कहा, क्योंकि तब तक अखबार छप चुके थे, अगले दिन ज़्यादा हंगामा नहीं होगा। 23 अक्टूबर 1990 को रात 2 बजे बिहार के समस्तीपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह और आईपीएस ऑफिसर रामेश्वर आर्यन पुलिस फोर्स के साथ आडवाणी को हिरासत में ले लेते। इससे नाराज होकर केंद्र की सरकार से भाजपा ने हाथ खींच लिया। देवाशीष मुखर्जी लिखते हैं, भाजपा के इस फैसले के बाद बीपी इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टी के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक बने रहे। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में बीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें बीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीपी सिंह सिर्फ 11 महीने ही पीएम की कुर्सी पर रहे। सरकार गिरने के साथ ही जनता दल में टूट पड़ गई। कुछ नेता चंद्रशेखर के साथ तो कुछ नेता बीपी के बालगिर बन गए। उस वक्त के गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला चंद्रशेखर के साथ खड़े थे, जबकि बिहार के सीएम लालू यादव ने बीपी को चुना था।